बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, सियासतदानों के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ राय होना तो एक बड़ी मामूली बात है और शायद यही वजह है कि मुल्क में मुख्तलिफ सियासी जमातें होती हैं और वो अपने मंशूर के ऊपर लोगों में वोट लेकर ऐवान में आकर बैठती हैं, पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए वो आते हैं। लेकिन जब इदारों के दरमियान इख्तलाफात खुल के सामने आने लगे और उस पर खुल के तनकीद होने लगे तकरीबन तमाम ही हलकों की तरफ से, तो समझ जाइए कि मसाइल बहुत गंभीर हैं इस वक्त। और अभी मैं बात कर रही हूँ ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की, जो मामला मेरे ख्याल से हर कोई आजकल डिस्कस कर रहा है कि जिस अंदाज में KPK और पंजाब के इंतखाबात को लेकर 9 बेंच से सिलसिला शुरू होते होते अब 3 बेंच पर आ गया है, 3 रुकनी बेंच पर, और फिर अब उस पर भी सवाल जिस तरीके से उठ रहे हैं। कल आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमें इस 3 रुकनी बेंच पर ही एतमाद नहीं है, तो इस बेंच का फैसला कैसे काबिल कबूल होगा। आज नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत तमाम PDM की जमातों का भी थोड़ी देर पहले एक इजलास खत्म हुआ है और उसका एलामिया सामने आया है। अब उसके एलामिये में जो चीज़ें कही गई हैं वो ये कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो एक अक़लियती फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत करना चाहते हैं। एलामिये में मज़ीद ये कहा गया है कि एक जमात के मुफाद के लिए ये सब कुछ काबिल कबूल नहीं है। फिर इंतज़ामी मामला था और इंतज़ामी मामले को एक सियासी और आइनी बहरान बना दिया गया है। ऑब्वियसली कल फुल कोर्ट के हवाले से जो मुतालबा आया था वो आज भी जारी रखा गया और यही कहा गया शायद एक मोहलत के तौर पे एक कंडीशनल एक मुतालबा जो है वो सामने हमारे आता है, वो ये कि अगर मंडे को फुल कोर्ट नहीं बनता तो फिर PMLN PDM जो है, जो हुकूमती जमातें हैं, वो इस अदालत की प्रोसीडिंग का बॉयकॉट करने जा रही हैं। अब सवाल ये भी है कि अदालत की जो प्रोसीडिंग है उसका सिर्फ बॉयकॉट होगा, उसके बाद जो फैसला आ जाता है और लेट्स से अगर वाकई इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी अमल नहीं किया जाएगा? क्या उस इलेक्शन से भी हुक्मरान जमात जितनी भी पार्टीज़ हैं वो बॉयकॉट करेंगी या नहीं? लेकिन बहरहाल मामला सिर्फ इतना है कि ये जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, जो खुल के तनकीद हो रही है, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, मुल्क किस तरफ जा रहा है, और जजेस की जो आपस के इख्तलाफात हैं जो अब खुल के सामने आने लग गए हैं, इसका इस इदारे की इंटेग्रिटी पे, इस इदारे की क्रेडिबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा? क्या वाकई कुछ हालात आने वाले दिनों में मजीद बिगड़ेंगे? कोई हेड ऑन कोलिजन की तरफ तो हम नहीं जा रहे, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी वाला मामला तो नहीं बनने जा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ कानून साजी का इख्तियार तो पार्लियामान के पास है, पार्लियामेंटेरियंस के पास है, और अगर ऐसी कानून साजियाँ होती हैं और फिर एक और जमात जो है वो उसको वापस अदालत में ले जाके चैलेंज करती है तो ये हालात जाएंगे किस जानिब। इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे और बड़ा रिनाउंड एक वकला का पैनल मेरे साथ मौजूद है। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, बहुत शुक्रिया आपका। नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, और मियां दाऊद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पहले तो हारून रशीद साहब, मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी बॉयकॉट की बात की है PDM की जमातों ने कि प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे अगर फुल कोर्ट मंडे को नहीं बनाया जाता, क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो रुख इस डिस्कशन ने ले लिया है जजेस पर, कोर्ट पर, इसके क्या रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? थैंक यू जी। ये तो हम पहले दिन से पाकिस्तान बार कौंसिल का यही एक एजेंडा था और एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय हो गया था कि सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम रिक्वेस्ट करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि वो एक फुल कोर्ट बेंच बना दें जिसमें ये सारे मामलात जो हैं, जो जिनमें लिटिगेशन जारी है, ये सारे मामलात चूँकि कौमी नौइयत के हैं तो ये डिसाइड हो जाए। लेकिन पहले आपने देखा कि जिस तरह 9 रुकनी बेंच बना, उसमें नहीं हुआ, फिर ये 7 हुआ, फिर हमारी तरफ से ये आया जी कि वो बीच में ऑडियो लीक्स आ गई और जजेस साहिबान के बारे में जब आया, हम तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे कोई आंच ना आए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज साहब के खिलाफ भी कोई ऐसी खबर नहीं होनी चाहिए जिससे उनकी पोजीशन पे फ़र्क आता हो। तो हमारा ये तकाजा था कि 2 जजेस के बारे में जिनके पास ये पहले पिटीशन किसी CPO की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिका थी और उसको उसके साथ साथ उन्होंने मेन जो
रेफरेंस है वो फ्रेम करके चीफ जस्टिस साहब को भेजा कि आप सुओ मोटो एक्शन लें। अब सुओ मोटो एक्शन अगर इस तरह लिए जाएं कि या तो चीफ जस्टिस साहब का अपना एक इख्तियार था कि वो अज खुद नोटिस ले लेते तो फिर सारा बेंच बिठा लेते, लेकिन 2 जजेस के रिकमेंडेशन पे जिन जजेस के खिलाफ ऑलरेडी मीडिया पे भी सारे पाकिस्तान ने भी सुना है कि जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, तो इस सूरत हाल में उन जजेस के खिलाफ जब आया तो उन जजेस को बेंच से हटना पड़ा। लेकिन जो ही नया बेंच बना वो भी 5 मेंबर बेंच का, तो फिर पूरी कौम ने और वकला बरादरी ने फिर ये महसूस किया कि जो जज साहिबान का बेंच बना है उसमें भी नहीं है, और फिर 3 का रह गया। और उसमें भी आई थिंक वो आज दोबारा जस्टिस एजाजुल हसन के हवाले से पीडीएम की मीटिंग में बात हुई है कि उनको रज़ाकाराना तौर पे अलग हो जाना चाहिए। मेजर पार्टीज हैं, अगर मेजर पार्टीज को ये एतराज आता है कि ये बेंच मुनासिब नहीं है या फुल बेंच बना दिया जाए जिस तरह पाकिस्तान बार कौंसिल ने शुरू दिन से कहा, तो मेरे ख्याल में आप ये मामलात इतने पेचीदा ना होते अगर चीफ साहब इस डिमांड को पूरा कर देते, और अगर फुल कोर्ट का बेंच बनता है तो उसमें तो जो भी फैसला होगा तो वो तो पूरी कौम के बाइंडिंग ही होगा। लेकिन ये जो इलेक्शन का हुआ था, पहले चीफ साहब ने सुओ मोटो में ऑर्डर किया था कि 90 डेज में इलेक्शन करवाएं। कॉन्स्टिट्यूशन तो ज़रूर ये कहता है कि 90 डेज में कराएं, लेकिन सूरत हाल मुल्क की बाकी हालात कुछ ऐसे थे, और फिर जजेस साहिबान के बारे में जब आई तो ये चीज़ें सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि 90 डेज में नहीं गई, और जिस वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। अच्छा, अब फुल कोर्ट के चांसेस अभी फिलहाल तो ऑब्वियसली इस्तदा मुस्तरद हो गई है, उन्होंने कहा 3 रुकनी बेंच यही कंटिन्यू करेगा इसको मंडे से। आपको लगता है मलिक साहब के हो जाएगा? क्योंकि ये देखें ना, एक कंडीशनल एक उन्होंने इस चीज़ सामने रख दी आज पीडीएम ने कि मंडे को बना दें, नहीं तो हम प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट करेंगे। देखिए, ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर तमाम वकला कम्यूनिटी को बड़ी तशवीश है, और जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ, इस्लामाबाद बार काउंसिल के साथ, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हम तमाम जो थे हमारा आपस में भी मीटिंग हुई, और हमने ये तय किया कि ये जो अदलिया की डिवीज़न का तअस्सुर बाहर जा रहा है, अवाम में जा रहा है, इससे अदलिया की साख ख़राब हो रही है। देखिए, हम सब अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं, और अदलिया का एहतराम हर एक को करना चाहिए, अदलिया के फैसलों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए और अदलिया पे इस तरह उंगलियां उठनी शुरू हो जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद भी सोचना चाहिए। हमने एक स्टेप लिया उस दिन, हम सारे, जिनमें पाकिस्तान बार काउंसिल भी शामिल थी, मैं भी शामिल था, इस्लामाबाद बार काउंसिल भी शामिल थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार भी शामिल थी, हम सब जब जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने रिफ्यूज़ किया और वो चले गए, और बाद में जब 3 रुकनी बेंच आके बैठा तो हम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सारे। हमने रिक्वेस्ट की ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि ये जो सूरत हाल है इससे अदलिया की साख को नुकसान हो रहा है, और आपसे तमाम जो हम मौदबाना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, पहली दरख्वास्त तो ये है कि आप फुल कोर्ट बनाएं। कोई अमर मानिया नहीं है कि ये जब इस तरह के इशू आ जाए तो आप फुल कोर्ट बनाएं, जैसे किसी को बात करने का मौका ही ना मिले। जब एक इदारे की साख की बात आ जाए तो फिर मेरा ख्याल है सारी चीज़ों को छोड़ के ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसकी साख बेहतर हो। तो क्या अभी क्या लगता है आपको, क्या अमर माने कि ऑब्वियसली ये तासुर देना कि ऑब्वियसली कोई जुडिशरी को डिक्टेट नहीं कर सकता, जैसे कि ऑब्वियसली हम सुन भी रहे हैं कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि किसी की ईमा पे बेंचेस बनना शुरू हो जाएं। देखें, ये समझ से बाहर है कि इस पे कौन सी ऐसी बात है कि एक इतना अहम जो बात है मुल्क की, कि एक आइनी मसला है जिसकी तशरीह और जो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि उसको एक गैर जानबदार फैसला देने के लिए, एक ऐसा फैसला देने के लिए जिसको सब माने भी, तो एक फुल कोर्ट बना दिया जाए, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसा मज़ायका नहीं है, कोई अमर मानिया नहीं है। ये देखें ना, एक तो अगर 4 रुकनी बेंच हो, 5 रुकनी बेंच हो, 6 रुकनी बेंच हो, फिर भी ये हो सकता है कि वो कहते हैं कि किसी जज पे सवाल उठा दे, लेकिन जब आप जो तमाम अवेलेबल जजेस हैं उनका बेंच बना के फैसला करेंगे तो किसी को उंगली उठाने का दूसरी चीज आप लोगों की तरफ से भी कहेगी कि अगर वो नहीं तो फिर फुल कोर्ट इजलास ही बुला लें। दूसरी रिक्वेस्ट ये की थी कि अगर आप फुल कोर्ट जो है, अगर मुमकिन नहीं है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, तो फिर आप अपने तौर पर फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। फुल कोर्ट इजलास जो होता है ये तमाम जजेस पर मुश्तमिल होता है।
और फुल कोर्ट इजलास बुला के पहले अपना हाउस जो है इन ऑर्डर करें, ताकि ये जो डिवीजन का तसर है ये बाहर ना आए। आप आपस में बैठ के देखें, जब आप अदालत में बैठे होते हैं, इख्तलाफ राय हक किसी का हक है, लेकिन अगर वो इख्तलाफ कानूनी नुकात पे हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो तो एक बेहतर होता है। लेकिन अगर इख्तलाफ इस किस्म का हो जाए जिससे कोई सियासी किस्म की बातें बाहर आती हों या इस किस्म का तासर जाता हो, तो फिर मैं कहता हूँ वो उस आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा मुतालबा फुल कोर्ट का इसलिए था कि इस वक्त जुडिशरी को अपनी साख जो है वो प्रोटेक्ट करनी चाहिए। अहमद उवैस साहब, आपका इस पे मौकफ में जानना चाहूंगी। ये जो एक अभी हारून साहब ने भी यहाँ पे बात की कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से डिमांड है, फिर मलिक साहब ये कह रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या अमर माने हैं कि फुल कोर्ट की तरफ नहीं जाया जा रहा, और दूसरा एक इसमें हम ये भी सुनते आए दूसरे फरीक की तरफ से दलील के ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अदालतों को या चीफ जस्टिस को डिक्टेट करने लग जाएं कि हमें फलां जज चाहिए बेंच के अंदर या फलां जज चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये फुल कोर्ट बन जाता तो जैसे सब कह रहे हैं कि वो उनका जो भी फैसला आता बाइंडिंग होता, एतराज़ ही ना होता, जैसे कि अब ये बहस चल रही है और एक गैर ज़रूरी किस्म की तनकीद जो है वो भी उसमें उसी जुमरे में आना शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बात यह है कि ये जो इस वक्त फुल कोर्ट के बेंच की बात की जा रही है, ये एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। आप देखिए कि 9 रुकनी बेंच था, 9 रुकनी में से 2 जजेस जो है वो नहीं बिठाए गए थे। 2 ने कहा कि जी हम नहीं समझते हैं कि ये सो मोटो प्रोसीडिंग ठीक है, और वो नहीं बैठे उसके अंदर। और फिर बाकायदा तौर पे जो 5 जजेस बैठे, उन्होंने डे टू डे हेयरिंग पूरी की पूरी सुनी और फैसले पे पांचों के पांचों ने दस्तखत किए, और उस फैसले में ये लिखा गया है कि 5 मेंबर बेंच वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और पांचों जजेस उसके ऊपर साइन कर रहे हैं। उसके बाद तो ये कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अब ये बात को किसी भी वजह से उछाला जा रहा है, इससे सिवाय इसके कंफ्यूजन बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट विल लूज इट्स करेंसी। इसी वजह से गालिबन कल वहाँ पे जब जुमे का बाद में जब वो दोबारा से प्रोसीडिंग शुरू हुई है, तो चीफ जस्टिस साहब वाज़ेह अल्फाज में ये कहे कि उन्होंने कहा कि कोई जो है वो बड़ा बेंच नहीं बनेगा और कोई लार्ज बेंच नहीं होगा। ये 3 जजेस का जो बेंच है, दिस इज सुप्रीम कोर्ट, और यही हम बैठ के सुनेंगे इसको। तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, इसमें नोबडी कैन डिक्टेट चीफ जस्टिस कि आपने ये बनाना है या आपने ये नहीं बनाना है। वो एक अदालत के सरबराह हैं, और ये एक तरीक़ेकार है कि वो कोई बेंच जब कॉन्स्टिट्यूट होता है तो उन्हें बनाना है बेंच को, और वही बेंच को बना के उसकी समात हमेशा से। आज ये चीफ जस्टिस है, इससे पहले आप देखिए कितने चीफ जस्टिस हुए, यही तरीक़ेकार हमेशा रहा है। तो ये एक इसको एक्सक्यूज बना के एंड ऑन दिस प्रोटेक्ट एक एजिटेशन की शक्ल बनाना और सुप्रीम कोर्ट की साख को जो है वो नुकसान पहुंचाना, इससे नुकसान किसका होगा? इससे ऐसी सोसाइटी जन्म देगी जो फ्री फॉर ऑल होगी। कानून की गिरफ्त जब सोसाइटी पे कमज़ोर पड़ जाए और अदालतें जो हैं उसकी तस्लील होनी शुरू हो जाए, तो सोसाइटी जो है फ्री फॉर ऑल हो जाती है, और वो जंगल सोसाइटी है, बड़ा सख्त डेंजरस है। और हम बिल्कुल एक वॉल्केनो के दहाने पे खड़े हैं। किसी वक्त भी है ऐसा लगता है कि ये फट जाएगा और एरप्शन होगी बड़ी खतरनाक किस्म की। हमें चाहिए कि होश के नाखुन लें और यहाँ पे मामलात को सुधारने की कोशिश करें, और सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट समझा जाए। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट गलत कौन सी बात कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि आइन के तहत 90 डेज में इलेक्शन होने जरूरी हैं, तो ये आइन कहता है, और सुप्रीम कोर्ट तो कस्टोडियन है आइन का। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद इसे मुनहरिफ हो जाएगा, तो आप सोचिए आइन का क्या हुलिया बाकी रह जाएगा। और अगर आइन के हर शिक को या अपने मर्जी के और अपने जो है मर्जी के मुताबिक उसको बदलते चले जाएंगे, तो उसका नुकसान देखिए कितना होगा। कि जैसे वो कहते हैं ना कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। हाँ, इनकी तो ये कैफियत हो जाएगी, रास्ते बना लिए। बिल्कुल सही। आई थिंक इस पे जो जमातें इस वक्त एतराज कर रही हैं, वो ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं कि वो सवाबदीद है चीफ जस्टिस साहब के पास कि वो जितने भी मेंबरान को उस बेंच में शामिल करें।
बट उसमें मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि जी ये 3 रुकनी करेगा तो हमें पता है कि क्या फैसला देगा, और अगर वही फैसला फर्ज करें आता है कि जी 90 दिनों में आपने इलेक्शन कराने, जो तारीखें आई हुई हैं उन्हीं पे करवाने, वही अगर फुल कोर्ट दे देगा तो हम मान जाएंगे। ये वाला फैसला ये 3 जजेस देंगे तो नहीं मानेंगे। मियां दाऊद साहब, आपकी मैं इस पे जरा राय जानना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके से कहा गया, चले बॉयकॉट की प्रोसीडिंग्स का वो प्रोसीडिंग्स की बॉयकॉट की वो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कह देना कि जो भी ये फैसला करेगा ये 3 रुकनी बेंच, हम वो तस्लीम नहीं करेंगे। सो अपील का हक, वो आज अशतर औसाफ कहते हैं कि जी अपील का हक ही इसीलिए दिया जाता है कि आप अपीलों में जा सकते हैं। गो के खुद नोटिस वाला उस मामले पे अपील अभी इतलाक होता है नहीं होता जो ये एक्ट बनाएगा पार्लियामेंट से, लेकिन सवाल ये है कि वो कह सकते हैं कि हम तस्लीम ही नहीं करेंगे। एक फरीक ऐसे कह सकता है? बिल्कुल कह सकता है। ये एक फरीक नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तान की अक्सरियत है। अच्छा। जो ये बात कर रही है कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, और उस अक्सरियत के पास ठोस जवाब मौजूद है। वो जवाब ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इस बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन साहब को शामिल किया। ये जो हालात पैदा हुए हैं इसका ना मैं जिम्मेदार हूं, ना हम वकला जिम्मेदार हैं, ना सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। हम वकला तो हमेशा से इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमारी अदलिया ताकतवर तरीन अदलिया हो, हमारी अदलिया के अंदर शफाफ तरीन, काबल और इंटेग्रिटी वाले जजेस हों। और अगर कोई भी बंदा हमारी अदलिया की तरफ आंख उठा के देखेगा तो हम वकला को पहले उनके सामने दीवार बन के खड़े होंगे, फिर कोई और जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे नवीद मलिक साहब ने बात की निशानदेही की, अदलिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी सूरत हाल पैदा ना होने दे कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखे, कोई उसकी तरफ उंगली उठा के देखे। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं 2017 से लेके आज के दिन तक हम ये बात मुसलसल देख रहे हैं कि अदलिया की तरफ से दानिस्ता तौर के ऊपर या ना दानिस्ता तौर के ऊपर या जो भी वजूहात हैं, ऐसे फैसले आ रहे हैं जो पाकिस्तान की अक्सरियत के खिलाफ है, पाकिस्तान की अक्सरियत के जो हकूक हैं उनके खिलाफ हैं। आप देखें कि आइन का आर्टिकल 63A जो है, हम सारे यहाँ पर चारों वकला बैठे हैं, अहमद अवैध साहब भी हमारे बड़े भाई हैं, हारून रशीद साहब भी हैं, नवीद हयात मलिक साहब भी हैं, पूरा पाकिस्तान इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि आइन का जो हुलिया बगाड़ा गया है 63A की तशरीह करके, वो इस मोअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से जो है वो कदम उठाया गया। वो हमने तो नहीं किया, ना PDM ने किया, ना PTI ने किया, लेकिन वो अगर मुतनाज़ा फैसला किया गया उसके बाद जो वो जज साहबान है उनके ऊपर एतराज करना पाकिस्तान की अक्सरियत का हक है। उनका ये हक बनता है कि उनकी भी जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। एतराज़ ये आया था कि दे एक्चुअली रीरोट द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें यहाँ पे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो अदालत के मामलात हैं इस वक्त KP के और पंजाब के इलेक्शंस को लेके, जिन पर खुल के बरमला अब सियासी जमातों की तरफ से तनकीद हो रही है, और आज जो एलामिया आया है हुक्मरान जमातों का उस पर भी हम बात कर रहे थे। ये वैसे हारून साहब कितना अनफॉर्चुनेट है कि अब क्या बात होती है सियासी जमातों की तरफ से कि ये बेंच बन गया है, इसमें ये जजेस हैं तो ये फैसला आएगा, ये जज हैं तो ये फैसला आएगा, यानी जजेस की इंक्लिनेशन जो है वो सारे उस पर बात करने लग गए हैं कि जी हमें पता है क्या होने क्या जा रहा है। मियां दाऊद साहब ने जो हवाला दिया था कि ये इलेक्शंस अगर उस बाद में होते हैं तो फिर चीफ जस्टिस साहब ये नहीं होंगे, मुझे याद आ गया पिछले दिनों शेख रशीद साहब का एक बयान आया था कि ये इलेक्शंस करवाना चाहते हैं बाद में जब सदर जो है अलवी ना हो और चीफ जस्टिस बंदयाल ना हो। सो ये खुद से नहीं, उन्होंने एक आई थिंक बता दिया कि वो रिलाय किस चीज़ पे कर रहे हैं, या उनको लगता है कि कौन उनके हक में इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक्चुअली तो बात यह है कि सारे मामलात को ख़राब ही इस वजह से हुआ है कि जब एक गैर कानूनी तौर पे एक रेफरेंस दिया गया तो ये सूरत हाल तो उस वजह से ही बनी है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी वजह से अब चीफ जस्टिस साहब जस्टिस काजी फायज ईसा वाले रेफरेंस की आप बात कर रहे हैं कि जजेस में डिवीजन उसके बाद से ही सामने आई है। अब देखें ना, काजी फायज ईसा साहब ने अपनी ओपिनियन दे दी, अतर मुनल्ला साहब ने अपनी दे दी कि पहले लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ऑलरेडी यही पेंडिंग मैटर्स थे। जी जी बिल्कुल। पहले वो डिसाइड होते। अब हम रूटीन में अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं किसी मैटर में
तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में जब ये आए कि ऑलरेडी पेंडिंग हाई कोर्ट में है, तो 1 मिनट में ऑर्डर किया जाता है कि पहले उधर ही जाएं और वो डिसाइड करवा के, इसलिए वो पेंडिंग थी। ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट का मैटर था। अब 2 हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, अब भी पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट को पहले तो यही चाहिए था कि फर्दर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उनको फैसला करने देते हैं, वो फिर अपील में आ जाते। कोई भी पार्टी आ सकती थी जिसके खिलाफ कोई ऑर्डर होता, तो वो अगर अपील में आते तो सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट दे देती। तो अब अगर हाई कोर्ट से फर्ज करें कि एक मुख्तलिफ फैसला आता है, तो वो अपील में कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी फैसला आ गया उसको लेकर। नहीं, वो एक तरीकाकार था ना, वो बेहतर था कि मैं यही कह रही हूँ ना, आपसे ही कह रहे हैं कि अब तो नहीं जा सकते, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक डिसीजन हो गई। एग्जैक्टली, ये सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बन रहे हैं, तो अब भी सूरत इस सारे चीज को ये फर्दर एग्रीवेट होगा। अच्छा, कल जो भी होता है परसों, अगर सुप्रीम कोर्ट में चाहे वो बाइकआउट करते हैं, तो अगर बाइकआउट करते हैं तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहतर नहीं है कि मेजर पार्टीज निकल जाती हैं, और अगर कोई ऑर्डर होता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन। बट जो अहमद वैसा बात करें कि ये तो नहीं है कि आप डिक्टेट करने लग जाए ना, जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 90 डेज में इलेक्शन कराएं, और वो इलेक्शन नहीं हुआ और हालात बिगड़ गए। अब अगर नहीं होता तो इम्प्लीमेंटेशन फिर एक प्रॉब्लम होगी। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वो कंटेम्प्ट होगी, और कंटेम्प्ट होगी तो फिर कौन कौन शामिल होगा, ये भी सारा देखना पड़ेगा। इसी वजह से पहले भी हम काफ़ी नुकसान, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एक सुओ मोटो ऑर्डर के तहत फारग कर दिया गया, और उसमें नुकसान कौम और मुल्क का कितना होता है। फाइनेंशियल पोजीशन पहले ही नहीं ठीक थी, अब तो सूरत हाल बिगड़ी हुई है। ये तो सारी अवाम का, जिस तरह आज आटे पे लोग लड़ रहे हैं, तो ये क्या सूरत है। हमें इलेक्शन, हम ये कहते हैं इलेक्शन हो, ये तो हमारा आईनी हक है, लेकिन मुल्क की सूरत आटा दे नहीं पा रही ये हुकूमत, रियासत जाने जा रही है सफाटे के लिए। मेरी उस दिन भी मैंने कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने की जरूरत है। 2 सूरतें हैं, या तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को टाइम दिया जाए, वो बैठ के कंसेंसस। बट वो तो मुझे याद है चीफ जस्टिस ने कल भी बात की थी कि जी अगर आप लोग तैयार हैं आपस में बैठने के लिए, तो हम कुछ दिनों का वक्फा कर लेते हैं समाज में। तो इनको बैठने कोई तैयार नहीं है। अगर ये ऑर्डर करते हैं कि ये आप आपस में डिसाइड करें और बैठ जाएं, तो फिर अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बैठती या जो भी सूरत हाल होती है, फिर वो पता चलेगा। या अगर वो समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बैठती, तो फिर फुल कोर्ट बैठ से वो डिसाइड कर दे। अब मुल्क की सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है। इसमें हम इलेक्शन के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन लोग आटे के पीछे लगे हुए हैं। और फिर माली हालात जो है मुल्क के, हमारे पास अब देखें, जो इंडिया है उसके पास 560 अरब के डॉलर के रिजर्व हैं, बांग्लादेश के पास 96 अरब के रिजर्व हैं, हमारे पास 5 अरब हैं, और वो भी सऊदी अरब, चाइना और कतर के। तो हम ये कहते हैं कि हमें कुछ मिले ताकि हम अपने खर्चे चलाएं, हम उधार लेके खर्चे। सूरत हाल मुल्क की ये पड़ी हुई है, और बाकियों को पॉलिटिकल पार्टीज को सीटों की पड़ी हुई है कि हमारे पास इक़्तिदार है। मुआशी सूरत हाल ऑब्वियसली बहुत अबतर हो रही है हर गुजरते दिन के साथ, लेकिन अगर नहीं देखेंगे जी तो लेकिन इसमें एक सवाल मुझे याद आ गया कि ये जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था, 2 वजूहात थी ना, कि एक तो सिक्योरिटी, मुल्क के हालात, अमन अमान की ऐसी सूरत हाल है, और दूसरा मुआशी हालात ऐसे नहीं है। फिर उन्होंने कहा 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, तो उस दिन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि या उन दोनों वजारतों ने क्या अश्योरेंसेस दे दी हैं कि 8 अक्टूबर को वाकई पैसे भी आ जाएंगे, मौशी हालात बेहतर हो जाएंगे हमारे पास, और सिक्योरिटी भी बड़ी अच्छी, आपको एहलकार भी हम दे देंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हो जाएगा। नहीं, उसमें एक बात तो ये है, और दूसरी बात जो है ना, वो ये है कि अभी सिर्फ 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो रहे हैं जी, और वो 20 अरब या 30 अरब जो भी एक्सपेंसेस इसमें है, तो अगर जनरल इंतखाबात हैं, ठीक है, पूरे मुल्क में इंतखाबात हैं, तो फिर दोबारा अब एक आदमी एक वोट डालने जाता है तो वही अगर अखराजात हैं, और वो 2 वोट इकट्ठे डाल देता है तो वही अखराजात हैं। एक तो ये है कि इससे बहुत ज़्यादा अखराजात में बचत थी अगर इकट्ठे इंतखाबात हो जाते, एक उनका व्यू ये था। और दूसरा यही था कि अगर 2-2 दफ़ा इंतखाबात कराना है, मुल्क की माशी हालत इस वक्त इतनी है कि वो मुतहम्मल नहीं हो सकता इस चीज़ का। बट उसमें जो अहमद साहब की बात है कि ऑब्वियसली वो 90 डेज से आप आगे गए, इसमें तो आपने आइन से तो इनहराफ कर दिया। देखें, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो वाक़या हुआ, 90 दिन के बाद इंतखाबात हुए। इसी तरह जब ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, उस वक्त भी हॉनरेबल जो बेंच था उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि अब 90 डेज़ में इंतखाबात होना मुमकिन नहीं, तो लिहाजा आप अपनी कंसल्टेशन से सदर करें, पंजाब जो है वहाँ पे, और जो गवर्नर हैं वो KPK में
इलेक्शन कमीशन से 90 डेज तो करके, गुजर ही गए, तो वो आप सरपास नई कर- डेट का करें। तो कई दफ़ा जहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल होती है, तो फिर जब वहाँ पे आपस में कंसेंसस से ऐसी बात हो जाए, तो ये कोई, मैं नहीं समझता बट हूँ इसमें कोई एक गैर और चीज भी है हरकत है। ना, जो एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि कल को फर्ज करें एक और हुकूमत आती है, कोई भी पीटीआई आ गई, नून लीग आ गई, पीपल्स पार्टी, कोई भी, वो 5 साल मुकम्मल हो रहे हो तो उसके बाद कहें कि नहीं हम तो नहीं करवा रहे, हम तो और ये टाइम आपस लेंगे। में इस दफा आइन में अगर 60 दिन है वो कहीं नहीं, ये हम जो सूरत है हाल इस दफा क्रिएट 160 के बाद कराएंगे, 90 दिन है कहीं 190 के बाद कराएंगे। ये सूरत हाल इस दफा क्रिएट हुई, तो इस दफा बैठ के तमाम सियासी पार्टियों को आपस में बैठ के, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वक्त मैटर है सुप्रीम कोर्ट में। मियां दाऊद साहब की बात से इत्तफाक करूंगा कि हम सारे अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं, और अदलिया हमारी रेड लाइन है। अगर अदलिया पे कोई उंगलियां उठाएगा या उनकी साख पे उंगलियां उठाएगा, तो सबसे पहले हम वकला उनके आगे खड़े होंगे। हम बाहर से उठने वाली उंगलियों को तो रोक सकते हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन अदलिया के अंदर जब एक दूसरे पे उंगलियां उठती हैं, तो हमारे लिए तमाम जजेस बड़े काबिल एहतराम हैं। वैसा आपने कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट है जी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और तमाम जो जजेस हैं, वो अवेलेबल जजेस हैं, वो मिल के सुप्रीम कोर्ट बनता है। तो इसमें कोई ऐसा मुजाहिका नहीं है कि एक दफा के लिए ये कोई बात तय कर ली जाए, क्योंकि अब तो डिस्प्यूट आ गया, अब इसका कोई ना कोई तो हल करना है। अच्छा, अब इसमें अहमद उवैस साहब एक थोड़ी देर के लिए सियासी जमातों को साइड पे रखते हैं, ये जो पीटीआई क्या कह रही है या पीडीएम की जमातें क्या कह रही हैं उनको साइड पे करते हैं, लेकिन अगर खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस खुद वो इख्तलाफ राय उनका सामने आने लग जाए, वही चीफ जस्टिस के किसी फैसले से इख्तलाफ करें, उनके इख्तलाफी नोट आने लग जाएं, वो खुद को बेंचेस से अलग करने लग जाएं, एक के बाद एक जो है वो बेंच टूटने लग जाए जब जजेस अलहदा हों, तो क्या वाकई फिर सवाल नहीं बनता कि आपको रिविजिट करना चाहिए आपके डिसीजंस को? देखिए, मैं नहीं समझता। उसकी बात यह है कि हमने वी हैव टू गो बैक टू द के ऊपर वापस जाएंगे कि असूल क्या है और प्रोपोजिशन क्या है। पाकिस्तान का आइन जो है, तमाम के तमाम अदारे बड़े ताकतवर हो, कितना बड़ा हो, जी, एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अगर वो सबसर्विएंट हैं और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन भी है, तो सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उसका मैंडेट है, उसको अगर ये पूरा नहीं करेंगे और ये नहीं मनवाएंगे, तो कौन सी ताकत आके मनवाएगी? आप देखिए डेलिबरेटली ये 90 दिन को कैसे डिफाइड किया जा रहा है। आप देखिए असेंबली डिसॉल्व हुई है, आर्टिकल 105 में लिखा था कि जिस वक्त डिसॉल्व होगी उस दिन से काउंट होंगे 90 डेज, और लिखा हुआ है कि इलेक्शन शैल बी हेल्ड नॉट लेटर देन 90 डेज। इतनी वाज़ेह अल्फाज को आपने पाकिस्तान के आइन को एक कॉमा या फुल स्टॉप बदलना है अगर आपने, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेज चाहिए। इतनी बड़ी बात आप तब्दील कर दें और कहें कि ये कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम ख्वाहिशात ऐसी, हमने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तो आइन को नहीं चलाना, हमने तो आइन के मुताबिक खुद चलना है। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा होगा, ये माइंडसेट हम नहीं बदलेंगे, तो मामला जो है वो ज्यादा से ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। अब एक बात अभी इससे पहले दाऊद साहब ने की थी, मैं उसका जवाब भी दे दूं। दाऊद साहब कह रहे थे कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कोई फैसला जो है वो इमरान खान की फेवर का ही किया है, उसके अलावा कोई फैसला नहीं किया। आप देखिए कि इस वक्त ये असेंबली में वो नो कॉन्फिडेंस वाला इशू आया था और 5 रुकनी बेंच बना था। उस 5 रुकनी बेंच के यही चीफ जस्टिस अताब बंदयाल साहब जो थे, ये उसके हेड थे उस 5 रुकनी बेंच थे, और उसके अंदर भी एजाजुल एहसन साहब बैठे थे, और ये 5 जजेस का यूनानिमस फैसला था कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया, और इस तरह से शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है वो माज़ वजूद में आई थी। तो इस तरह हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट भी ना करें, और यही वो जज थे उस वक्त। कोई तारीफें कर करके इनके जो है वो किसी के मुंह बंद नहीं हो रही, इस कदर खुश थे। तो ये जजेस फैसला करते हैं, तो उसको ये सुनिए कि फैसला हमारी फेवर में है तो हम उसके ऊपर वो छलांगे लगाएं, और हमारी मुखालिफ फैसला आ गया है तो हम बुरा भला कहना चाहते हैं, और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर वो कहना चाहते हैं।
दूसरी बात, तीसरी बात जो बड़ी अहम है, अभी आपने भी और यहाँ बात की, मिल बैठ के बात करें। आप देखिए कि इससे पहले इमरान खान को ये बार बार कहते रहे कि जनाब आप 2 असम्बलियों के इस वक्त आपके कंट्रोल में हैं, आप रिजॉल्व करें, हम अगले दिन नेशनल असेंबली को डिजॉल्व करके इलेक्शन करवाएंगे। और इस तरह से फ्रॉडुलेंटली उससे रिजॉल्व करवा लेंगे और उसके बाद आप बैकआउट करके। और कल आपने सुना होगा मियां शहबाज शरीफ साहब जो है फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में परसों कह रहे थे कि इमरान खान जब तक पार्लियामेंट में आके और हम सबसे माफी ना मांगे, हम उससे बात करने को तैयार नहीं। तो बात कैसे होगी? इसका मतलब है कि सिचुएशन एक ऐसी क्रिएट की जा रही है कि जहां पे निगोशिएशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। जब निगोशिएशन के दरवाजे बंद कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी करेंसी लूज करेगी, तो क्या रह जाएगा पाकिस्तान के अंदर? कौन सा रूल ऑफ लॉ रह जाएगा? कहां से आप जाके कानून? अगर सियासी जमातें, सियासतदान आपस में बैठ के अपने मामलात हल करने की केपेबल होती तो ऑब्वियसली ये नौबत ही ना आती। हम तो हमेशा टॉक शोज में तो हम यही रो रहे होते थे कि जी पार्लियामेंट को आप अहमियत देते नहीं है, सारे मामलात उठा के सियासी मामलात जो हैं कोर्ट्स में चले जाते हैं, और अभी भी अनफॉर्चुनेटली उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। इसके बाद में एक ब्रेक लेनी पड़ गई है। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आखिरी सेगमेंट है, आखिरी चंद कुछ लम्हात हमारे पास हैं। कोशिश करूंगी कि सबका आखिरी एक कमेंट ज़रूर आ जाए। बड़ी ख़तरनाक बातें कुछ मियां दाऊद साहब ने की हैं। हारून साहब कोई तबसरा उस पर फरमाना चाहेंगे? नहीं तो मैंने सवाल अगला वो जो पार्लियामेंट में ये बिल आया उस पर करना है। सादिया बेटा मैं एक वजाहत करना चाह रहा था। मियां दाऊद साहब कुछ फिर से कहना चाह रहे हैं। मेरा हमला आपको लगता है कि खदशात हैं? डेफिनेटली उस वक्त हम खदशा तो ये लग रहा है ना कि जिस तरह सजाद अली शाह केस में एक हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को सस्पेंड कर दिया था, तो वो फिर सजाद अली शाह साहब वो प्रोसीडिंग आगे चला नहीं सकते। तो अब वो हमने काफ़ी कुछ सीखा है आइन में। देखें ना, ज़ियाउल हक ने इस आइन के साथ तो बहुत ज़्यादा ही लोगों ने खिलवाड़ किया है कि ज़ियाउल हक आया तो उसने कहा था कि मैं 3 महीने में इलेक्शन कराऊंगा, तो वो आइन को सब्रोगेट करके 11 साल लगा के फिर मुशर्रफ आए तो उन्होंने आइन को करके मुअत्तल करके और फिर 11 साल लगाए। तो हमारे आइन में तो ये कोई नई बात नहीं है। और इस सारे आइन वैसे हारून साहब जो चीज़ें भी चल रही हैं, जिस कदर सोसाइटी में पोलराइजेशन है, इदारे मुनकसिम नजर आ रहे हैं, अल्लाह ना करे हालात जो हैं वो इनके सियासतदानों के हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट देखे ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ज़ियाउल हक को जस्टिफाइड ना करती, अगर सुप्रीम कोर्ट परवेज मुशर्रफ को जस्टिफाइड ना करती कि वो वर्दियों में इलेक्शन लड़ते रहे, तो उस वक्त हमारा आइन किधर था? अगर देखा जाए तो वो उस वक्त तो आइन था। और ज़ियाउल हक ने वर्दी में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, अयूब खान ने वर्दी में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, और मुशर्रफ ने वर्दी में प्रेसिडेंट का। आप मुझे आइन में कोई एक शेक बता दें, कोई एक आर्टिकल जिसमें ये जस्टिफिकेशन हो कि वो एक आर्मी चीफ जो होता है वो यूनिफॉर्म में होता है और वो इलेक्शन लड़े और प्रेसिडेंट भी बन जाए और आर्मी चीफ भी रहे। तो हमारे आइन में तो ये उसकी वीकनेस ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जब भी मार्शल लॉ हुआ है उसको डिफेंड की है, और उसके नतीजे में आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं। ठीक है, मलिक साहब। तो ये कहूँगा जी, अल्लाह ना करे वो दोबारा सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि हम वकला कम्युनिटी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि जानों की कुर्बानियाँ दी हैं इस अदलिया की साख को बहाल करने के लिए। अदलिया बहाली तहरीक आपके सामने है, कितना लंबे अरसे वो तहरीक चली और उस तहरीक का मकसद क्या था? उस तहरीक का मकसद ये था कि रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी एक आदमी को बहाल करने के लिए जंग नहीं थी, वो जंग थी रूल ऑफ लॉ के लिए। और उसमें आपको पता है कि वकला जिंदा जलाए गए, वकला के साथ क्या क्या उन्होंने किया गया और उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी।
तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ना करे उस तरह की सूरत हाल हो, हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। बट अभी तो अगर हम माजी से सबक नहीं हेड ऑफ कोलिजन के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट वाले अभी वो जो एक्ट है उसको भी देख लीजिए, जिस तरीके से पीटीआई ने तो खैर कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे, बट वो भी कह रहे हैं कि जी एक शख्स के लिए किया गया, पर्सन स्पेसिफिक है। सो सारी चीजें इस वक्त ना पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी नजर आ रही हैं आने वाले दिनों में। दो बातें जो है ना, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी के लिए होती है और कानून साजी कर सकती है, आइन में प्रोवाइडेड है ना, आइन में प्रोवाइडेड है। वो जैसे भी हवाला दे रहे थे कि हालात वो बने कैसे थे, और वो जो एक्ट बनाएगी ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है और जिसकी मेजॉरिटी होती है वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट ले आता है। तशरीह जो है वो उनका काम जरूर है, बनाना तो आइन तो फिर यही कहता है। ठीक है अहमद साहब, लास्ट कमेंट सर आपका। देखिए, हमने तारीख में हमारे सामने है कि तारीख में चीफ जस्टिस के सामने ये रास्ता है कि आइन के साथ अगर वो पक्के होके टिक जाते हैं और आइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो फिर वो ही विल बी नोन एज जस्टिस कॉर्नेलियस। और अगर वो जस्टिस मुनीर का रोल प्ले करेंगे एग्जेक्टिव के साथ मिलके, हुकूमत के साथ मिलके, तो फिर वो जस्टिस मुनीर के हिसाब से ही पहचाने जाएंगे तारीख के अंदर। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट के ऊपर हम खड़े हैं। हमें हर सूरत में आइन को अपहोल्ड करना है। कोई अच्छा किसी को लगता है, किसी को, लेकिन आइन तो आइन है। आइन को हमने अगर इस तरह से बना लिया और जिस तरह इन्होंने बात की, लेकिन आपको पता लॉयर्स मूवमेंट के बाद जब ये फैसला आया था 2009 में, तो उसके अंदर उन्होंने लॉ ऑफ नेसेसिटी को कहा था कि दफन कर दिया हमेशा के लिए। लेकिन अभी जो लेजिस्लेशन हुई है इससे साबित हो रहा है कि दोबारा से लॉ ऑफ नेसेसिटी को उछाला जा रहा है और दोबारा से इनकारनेशन की थ्योरी को जिंदा करके उसको लेकर आ रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ऐसा हमें एहसास होना चाहिए कि वी आर प्लेइंग विद फायर। खतरनाक तरीन खेल खेला जा रहा है। बहुत एहतियात से यहाँ पे जरूरत है खेल खेलने की। आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की जरूरत है। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां दाऊद साहब, अहमद अवैस साहब आपका, नवीद मलिक साहब आपका और हारून रशीद साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।